वाले हैं। तो यार अब हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट इन 30 मिनट्स। एक चीज समझ लो कि जब भी हम कोई चैप्टर कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग कि इस चैप्टर पे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला यहाँ से 2 मार्क्स के लिए डिफरेंस आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। हाय बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पीडब्ल्यू महाराष्ट्र। बॉस आज हम करने क्या वाले हैं, तो यार अब हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट इन 30 मिनट्स। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैम चैप्टर तो अगर हमने डिटेल देखा है या नहीं देखा है, या अगर हम जीरो से देख रहे हैं तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो यार एक चीज समझ लो कि जब भी हम कोई चैप्टर कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग कि इस चैप्टर पे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट आर्टिकल्स बताते जाऊंगी और उन आर्टिकल्स पे कितने मार्क्स के सवाल आते हैं वो भी बताते चलूंगी, ठीक है। सो गेट रेडी विथ मी गाइस, गेट रेडी विथ मी गाइस। रेडी हो? तो सबसे पहला यहाँ से 2 मार्क्स के लिए डिफरेंस आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ये डिफरेंस आएगा 2 मार्क्स के लिए। तो 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब है ये क्लास के बिल्कुल डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं। अब मैम डिसिप्लिन्ड बच्चों का मतलब क्या है, तो डिसिप्लिन्ड बच्चों का मतलब है ये देखो, ये पार्टिकल्स एका खाली एक, एका खाली एक, एका खाली एक, एका खाली एक नीट बसलेले आहे। पण बाळांनो एमॉर्फस म्हणजे ते आपल्यासारखे औचिन आहे, यू नो औचिन। औचिन म्हणजे त्यांना काही मॅनर्स नाहीये। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, फिर गया खड्डे में, ठीक है। म्हणजे काय बाळांनो की हे जे एमॉर्फस पार्टिकल्स आहे यांना काही डिसिप्लिन नाहीये, दे आर रैंडमली अरेंज, बट क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर, ठीक है। त्यानंतर द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक्सटेंड ओवर अ लॉन्ग रेंज, यानी ये लंबे चलते हैं, बट ये वाले जो होते हैं दे आर शॉर्ट रेंज। त्यानंतर बाळांनो डिसिप्लिन्ड है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होगा, और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, वो बदलते जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, अब मुझे जगह नहीं, हाँ ये यहाँ देखो, दे आर एनआइसोट्रोपिक, और ये वाले जो होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो NaCl, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो प्लास्टिक, या तो आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो डायमंड का, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, स्ट्रेट अरेंज्ड है, एमॉर्फस रैंडमली अरेंज, फिर ये कैसे चलते हैं, लंबे खेल के खिलाड़ी है, लॉन्ग रेंज, दे आर शॉर्ट रेंज। डिसिप्लिन है तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिसिप्लिन नहीं है डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर ये होते हैं एनआइसोट्रोपिक, ये होते हैं आइसोट्रोपिक। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है NaCl और इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक। जमिया बॉस, जमिया बॉस, जमिया बॉस, टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया क्या? नेक्स्ट यहां से आपको आ सकती है डेफिनेशन कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। ये डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आ सकती है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है, आइसो का मतलब है सेम और मॉर्फिज्म का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आई रिपीट, आइसो का मतलब है सेम और मॉर्फिज्म का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस ले लो, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। सो 2 और मोर सब्सटेंसेस ले लो, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। 2 और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब है मेनी और अगेन मॉर्फिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आइसो का मतलब है सेम और मॉर्फिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर, तो आइसो इज सेम, मॉर्फिज्म इज स्ट्रक्चर, यानी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस ले लो जिनका सेम स्ट्रक्चर है, और पॉली का मतलब है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस ले लो जो 2 या मोर फॉर्म्स में आपको दिखाई दे, सिंगल सब्सटेंस ले लो जो 2 या मोर फॉर्म्स में आपको दिखाई दे। सो आइसोमॉर्फिज्म, सब्सटेंसेस 2 या 3 है लेकिन स्ट्रक्चर एक ही है, 2 और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म, सब्सटेंस एक ही है लेकिन उसके अलग अलग रूप है। कैसे रूप है? अलग अलग रूप है। सो अ सिंगल सब्सटेंस हैविंग 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये आ सकती है आपको डेफिनेशन, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब 4 टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं, आयोनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है, और आगे आता है आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब यहां से ना आपको डिफरेंस भरे क्वेश्चन आ सकते हैं
कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब डिफरेंस वाले क्वेश्चंस का मतलब है आयोनिक सॉलिड कोवैलेंट सॉलिड का डिफरेंस बता दो, या आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का डिफरेंस बता दो, या आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड का डिफरेंस बता दो। तो यहाँ से मेनली डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और ये डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं 2 मार्क के लिए। तो आयोनिक, आयोनिक का मतलब क्या है, आयोनिक का मतलब क्या है? तो आयोनिक का मतलब है एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। इसी को हम बोलेंगे आयंस, इसी को हम बोलेंगे आयंस, इसी को हम बोलेंगे आयंस। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसको हम बोलेंगे आयंस, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव को देखता है, मैंने जो तुझे देखा, तूने जो मुझे देखा, तो हो गया हमारा अट्रैक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, यानी एक है केटायन एक है एनायन, और उन दोनों के बीच में दिल का रिश्ता नहीं बना बेटा, उनके बीच में हो गया है अट्रैक्शन। तो दे आर मेड अप ऑफ चार्ज आयंस। उसके बाद उनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फिर उसके बाद बेटुडी ये होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है अगर आप उनको बेंड करोगे तो बेटा झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। इफ यू ट्राई टू बेंड इट, इट विल ब्रेक। मोडेल पण वाकणार नाही, झुकेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल पुष्पराज छाया हुआ है इस पे। सो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। और इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर वो लिक्विड स्टेट में हो तो वो गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो आयोनिक सॉलिड किससे बने हैं, आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद हार्ड एंड झुकेगा नहीं, ब्रिटल। उसके बाद नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर मेल्ट करो तो दे विल बी गुड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल NaCl। ले लो आपका स्क्रीन शॉट, ले लिया शॉट। नेक्स्ट है कोवैलेंट नेटवर्क्स ऑफ सॉलिड। अब बॉस कोवैलेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। कोवैलेंट का मतलब है कि यहाँ पे कौन किससे बने हैं। जैसे आयोनिक सॉलिड आयंस से बने थे, कोवैलेंट सॉलिड एटम्स से बने होते हैं, और इनमें होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये देखो कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद ये बहुत ही सख्त है, जाकिर खान पे गए हैं, ये बोलते हैं यहां मैं पिघल नहीं गया, ठीक है। सो दे आर रिजिड, दे आर वेरी वेरी कड़क, यू नो, कड़क कड़क, ठीक है। उसके बाद हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, यानी आप बोलोगे दबाने दो दबाने दो दबाने दो, बट आप उनको दबा नहीं सकते, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर। उसके बाद इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इनके इलेक्ट्रॉन्स ना एक बिल्कुल आलसी ऐसे बैठे हैं एक जगह, वहां से हिल ही नहीं रहे। सो दे आर लोकलाइज्ड इन नेचर, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह बैठे हुए हैं, इसीलिए दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल डायमंड एंड क्वार्ट्ज। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बना है, मॉलिक्यूल्स से बना है। कौन से मॉलिक्यूल्स, जैसे कि Cl2, CH4, H2, CO2, O2, ये मॉलिक्यूल्स से जो बनता है ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कोवैलेंट। यहाँ पे भी इनमें कौन सा बॉन्ड है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का ये रिश्ता कहलाता है। उसके बाद वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब देखो इनमें 3 टाइप के फोर्सेस आपको देखने मिल सकते हैं। कौन से 3 टाइप के, या तो इनमें डाइपोल डाइपोल हो सकता है, या तो इनमें डिस्पर्जन हो सकता है, या तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये इतना भी याद रखोगे तो काफी है। दे कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वीक डाइपोल डाइपोल, डिस्पर्जन लंडन डिस्पर्जन, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गया तीसरा टाइप। चौथा टाइप है मेटालिक क्रिस्टल्स। अब मेटालिक देखो, आयोनिक सॉलिड बने हैं आयंस से, कोवैलेंट सॉलिड बने हैं एटम्स से, मॉलिक्यूलर सॉलिड बने हैं मॉलिक्यूल्स से। तो मेटालिक सॉलिड्स किससे बनेंगे, तो बॉस ये जो मेटालिक सॉलिड्स है ये बनते हैं मेटल्स से। मेटालिक सॉलिड्स बनते हैं मेटल्स से। और उसके बाद मेटल्स के प्रॉपर्टीज क्या है कि आप मेटल को शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो, यानी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये हो गए मेटालिक सॉलिड्स।
उसके बाद कहां से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे यूनिट सेल की डेफिनेशन आती है 1 मार्क के लिए, यूनिट सेल की डेफिनेशन आती है 1 मार्क के लिए। क्या हम सब ने क्यूब देखा है, क्या हम सब ने क्यूब देखा है? कौन सा क्यूब मैम, कौन सा क्यूब? अरे माझ्या गाढवांनो, कोणता क्यूब, कोणता क्यूब? तो ऐसा रूबिक्स क्यूब असणार, ऐसा ऐसा करते हैं वो फास्ट, उसको बोलते हैं रूबिक्स क्यूब। अब अपने सामने रूबिक्स क्यूब इमेजिन करो, ये मेरा रूबिक्स क्यूब है बेटा, सियोना मैम की ड्राइंग स्किल्स पे संदेह नहीं करते, ठीक है। इमेजिन करो कि ये हमारा रूबिक्स क्यूब है, इसको हम बोल देंगे क्रिस्टल। अब उस रूबिक्स क्यूब में, क्यूब तो बेटा बड़ा होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स भी होते हैं, क्यूब तो बड़ा होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स भी होते हैं। अब ये हर एक जो छोटा ब्लॉक है, ऐसा एक ब्लॉक है या बहुत सारे ब्लॉक है? बहुत सारे ब्लॉक हैं। अब ये ब्लॉक छोटा इन साइज है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट। ऐसा एक ब्लॉक है या बहुत सारे ब्लॉक है? बहुत सारे ब्लॉक है, तो ये हो गया रिपीटिंग, और ये मिलके क्या बना रहे हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यूनिट सेल का मतलब क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग मतलब बार 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 रिपीट हो रहा है, और किस में रिपीट हो रहा है? क्रिस्टल लैटिस। So it is the smallest repeating unit of a crystal lattice. It is the smallest repeating unit of a crystal lattice. ठीक है, तो जब जब यूनिट सेल आए तो इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने रूबिक्स क्यूब है, रूबिक्स क्यूब में ये छोटे छोटे और पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जो छोटा पार्टिकल होता है वो है यूनिट सेल। अब ये सबसे छोटा है तो इट इज द स्मॉलेस्ट, बार 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 आ रहा है, सो रिपीटिंग यूनिट, और ये मिलके क्या बना रहे हैं? क्रिस्टल लैटिस। सो इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब ये यूनिट सेल्स है ना, 4 टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव, अब क्या तुमने क्यूब देखा है? क्या तुमने उसे देखा? क्या तुमने उसे देखा? हाँ देखा, ये रहा क्यूब। अब प्रिमिटिव का मतलब है कि अगर उस क्यूब के, अगर उस क्यूब के सिर्फ कॉर्नर्स पे, कॉर्नर समझ रहे हो ना, ये कॉर्नर है, अगर उस क्यूब के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे, अगर उस क्यूब के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे तुमको अगर उस, ये रहा हमारा क्यूब, ठीक है, देखो ये रहा हमारा क्यूब, दिख गया? अरे प्यार की नजरों से देखो बेटा, क्या क्या दिख जाता है? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, फिर ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, तो ये है हमारा क्यूब। अब इस क्यूब के जब सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव। पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे रहेंगे तो हम उसको बोलेंगे प्रिमिटिव। अब कितने कॉर्नर्स है? कितने आदमी थे गब्बर? 8 आदमी थे साहब, तो 8 पार्टिकल्स, 8 कॉर्नर्स हो गए, तो 8 हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ध्यान से सुनो, अब पूरा का पूरा पार्टिकल अंदर आ ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा पार्टिकल अंदर आ ही नहीं रहा है, तो बाबू भैया कितना पार्टिकल अंदर आएगा? बाबू भैया कितना पार्टिकल अंदर आएगा? तो उस पार्टिकल का कुछ टुकड़ा अंदर आ रहा है। कितना टुकड़ा अंदर आ रहा है? 1/8 टुकड़ा अंदर आ रहा है, तो 8 × 1/8 यानी हुआ 1। तो प्रिमिटिव का मतलब है कि यहाँ पे पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर 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 पे प्रेजेंट है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर, लेकिन उस कॉर्नर का कितना पार्ट अंदर आ रहा है? 1/8 पार्ट ही अंदर आ रहा है, ठीक है। अब आता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही, तो कॉर्नर पे तो है ही, तो 8 कॉर्नर है, तो 8 × 1/8 प्लस एक पार्टिकल उसने गुड़ुप कर लिया है, एक पार्टिकल उसने अपने पेट में गुड़ुप कर लिया है, सो 1 पार्टिकल जैसे ऐसे इज प्रेजेंट इन द सेंटर, तो 8 × 1/8 + 1 यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गई 2। ये याद रखना है, 1 मार्क के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो प्रिमिटिव का मतलब है पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स, 8 × 1/8 = 1। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर, कॉर्नर पे तो है, एक गुड़ुप भी किया है, सो 1 इन द सेंटर, 8 × 1/8 + 1 = 2। अब फेस सेंटर्ड का मतलब है हर फेस पे भी है और कॉर्नर पे भी है, तो कॉर्नर वाला तो रिमेन्स कांस्टेंट, 8 × 1/8 ये तो कांस्टेंट रहा क्योंकि कॉर्नर पे तो है, प्लस और कहा है हर फेस पे है। अब एक आध क्यूब को कितने फेस होते हैं, तो इसको देखो कैसे याद रखना है, 1 2 3 4 5 6
तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसेस हो गए, तो 6। अब ये पूरा का पूरा पार्टिकल अंदर आ रहा है क्या? नहीं, ये देखो ये ऐसा आधा ही पार्टिकल अंदर आता है, तो 6 इंटू 1/2, सो 8 इंटू 1/8 यानी हुआ 1, और 6 इंटू 1/2 हुआ 3, तो 1 प्लस 3 यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 4। समझ में आ गया? सो प्रिमिटिव ओनली ऑन द कॉर्नर 8 इंटू 1/8, ठीक है, वो हो गया 1। उसके बाद बीसीसी कॉर्नर पे तो है, सेंटर में एक है, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 यानी ये हो गई 2, और फेस सेंटर्ड कॉर्नर पे तो है बट हर फेस पे है, फेस कितने? 1 2 3 4 5 6, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। उसके बाद यहां से डेंसिटी का ना एक डेरिवेशन है, आपको वो डेरिवेशन देखना है जो 2 मार्क्स के लिए आता है। ओके, इसके साथ यहां से ना न्यूमेरिकल्स आते हैं डेंसिटी के फॉर्मूला में, कैपिटल M इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, और ना सिर्फ बोर्ड्स में बट MHT CET में भी आते ही आते हैं। सो डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद अब ध्यान से सुनो, देखो मगर प्यार से, अब यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी ना 3 लोगों की है, ये परसेंटेज आपको याद रखना है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव का मतलब आप समझ गए, यस और नो? प्रिमिटिव या सिंपल भी बोल सकते हैं, जहां पे पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हैं। फिर उसके बाद अगर आपको पूछा जाए पैकिंग एफिशिएंसी और किसकी पूछी जा सकती है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, ये पूछा जाए तो ये कितना होगा। और आपको पूछा जाए अगर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, ये आपको 1 मार्क के लिए भी याद रखना है, और इसका डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल की अगर मैं बात करूं तो ये हो गई 52%, बीसीसी की हो गई 68% और एफसीसी की हो गई 74%। तो ये 74, ये 68 और ये 52, समझ में आया? तो अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल की पैकिंग एफिशिएंसी आती है 52%, बीसीसी की आती है 68% और एफसीसी की आती है 74%। ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। यहां से सवाल कैसे आ सकता है, वो पूछते हैं किसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम है, तो आप बोलोगे सिंपल की। किसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे एफसीसी की। ठीक है, अब कभी कभी वो पूछते हैं व्हाट इज द वॉइड स्पेस प्रेजेंट इन एफसीसी, यानी खाली जगह कितनी है। तो आपको पता है कि इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है 74%, मग बाळांनो 100 मधून उसने अगर 74 ऑक्युपाई किया है तो रिकामे किती राहिले, तो आपको करना है 100 माइनस 74। बट जनरली पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है वही पूछते हैं। सो सिंपल की 52, बीसीसी की 68 और एफसीसी की 74, और इसका डेरिवेशन एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद वॉइड्स। अब बेटू वॉइड का मतलब है खाली जगह, सूनापन। अगर ध्यान से सुनो, हम किसी को बोलते हैं ना कि जब से तू मेरी जिंदगी से चली गई मेरी जिंदगी में सूनापन आ गया, तो अब से बेटा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम सूनापन नहीं बोलेंगे, अब से हम बोलेंगे देयर इज अ वॉइड इन माय हार्ट, जब से तू मुझे छोड़ के चली गई। तो बेटू वॉइड का मतलब है सूनापन, खाली जगह। समझ में आया? सो वॉइड इज नथिंग बट एम्प्टी स्पेस। तो ठीक है, वॉइड इज नथिंग बट एम्प्टी स्पेस। 2 टाइप्स के वॉइड हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और एक को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहां से अगेन 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, स्केच अ टेट्राहेड्रल वॉइड या स्केच अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है? स्केच अ टेट्राहेड्रल वॉइड या स्केच अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब मैम ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है और ये टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या है? मैम टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है? तो बेटू टेट्रा का मतलब है 4, तो ऐसा वॉइड
जो 4 पार्टिकल्स से घिरा हुआ है, void which is surrounded by 4 particles, void which is surrounded by 4 particles, ऐसा void जो 4 पार्टिकल्स से घिरा हुआ है उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल void। ये देखो ये तीन है, 1 2 3, और चेरी जैसे एक ऐसे ऊपर बैठा है, दिखा जैसे केक पे कैसे ऊपर से चेरी होती है वैसे, तो यहाँ पे 1 2 3 और चौथा ऊपर बैठा है, इसी को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, स्केच है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर स्केच बोला जाए और आपने सिर्फ इतना किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लिखना भी है ऐसा वॉइड जो 4 पार्टिकल्स से घिरा हुआ है, दैट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, अ वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स। अब ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है, तो वॉइड यानी ऐसा सूनापन which is surrounded by 6 particles। तो जो 6 particles से जुड़ा हुआ है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो 4 पार्टिकल्स से जुड़ा हुआ है जो 4 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है वो है टेट्राहेड्रल, और जो 6 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है वो है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, उसके बाद अब इस चैप्टर की जान का मतलब क्या है, इस चैप्टर की जान का मतलब है डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट्स में मैंने आपको इतने बढ़िया यहाँ पे नोट्स लगा के दिए हैं। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको करना ही करना है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और यहाँ पे एक आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये डिफेक्ट आर्टिकल आपको यहाँ से बहुत अच्छे से करना है, डिफेक्ट आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से करना है। स्टोइशियोमेट्रिक में वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी और फ्रेंकल, ये चारों अच्छे से करने हैं। और इम्प्योरिटी में भी जो टाइप्स है वो आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर की जान ही है डिफेक्ट्स। ये देखो, इस चैप्टर की जान ही है डिफेक्ट। स्कॉटकी, फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्कॉटकी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंकल, कंडीशंस ऑफ फ्रेंकल। इम्प्योरिटी में भी इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी है। ठीक है, ये आपको सारे बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से 3 डेफिनेशंस आते हैं कि डायमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है और फेरोमैग्नेटिक क्या है। तो डायमैग्नेटिक का मतलब है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, जर तुमची जोडी बाळांनो ऑलरेडी जमलेली आहे तर तुम्ही दुसऱ्याकडे बघणार की नाही बघणार? तुम्ही म्हणणार मॅम मी तर माझ्या आयुष्यात खुश आहे, मग मी त्याचं का बघू, म्हणजे मी त्याचे नोट्स का बघू? तो आप क्या करोगे, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो आप दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करोगे। तो डायमैग्नेटिक का मतलब है दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पूरा लिखना है आपको, दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे रिपेल the magnetic field, hence they repel the magnetic field। ठीक है, hence they repel the magnetic field, ये आपको लिखना है डायमैग्नेटिक में और इसका एग्जाम्पल। उसके बाद पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन बेचारा सिंगल होता है। अब वो सिंगल है तो वो किसी और को देख के अट्रैक्ट, बोलेगा खींचा चला आया तेरी ओर, अट्रैक्ट होगा लेकिन बहुत अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेचारा सिंगल है, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट दे आर वीकली अट्रैक्टेड, they have unpaired electron but they are weakly attracted towards the magnetic field, weakly attracted towards the magnetic field। ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। लेकिन फेरोमैग्नेटिक इज आर केमिस्ट्री का पोपटलाल, मतलब बेटा जैसा ही इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखता है रहा नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या है, दैट दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे हैव कैसा रहेगा इसका इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को देखा कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, दे आर स्ट्रांगली
अट्रैक्टेड, किसको देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं? दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। और इसका भी एग्जाम्पल, तो ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक आपको अच्छे से करना है। अब मैम इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लगाए हैं कि मैम यूनिट सेल होता क्या है, उसके बाद स्केच टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद ये देख लेना डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी, उसके बाद पैरामैग्नेटिक क्या है, गिव एग्जांपल, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी इफेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर मास एंड एज लेंथ, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, और ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर लेना। तो ये रहा हमारा सॉलिड स्टेट इन 30 मिनट्स। अब आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, ऐसे ही 30 मिनट्स में नीचे कमेंट करना। बट एक चीज समझ लेना, इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर MHT CET और ऐसा लग रहा है कि मैम दिसंबर में MHT CET आने वाला है लेकिन हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा और हमें कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, तुम्हारा CET का प्रेपरेशन अभी भी हो सकता है, तुम्हारा सपना इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचने का अभी भी पूरा हो सकता है। कैसे? तो तुम्हारे लिए हम लेकर आए हैं बेटू LA 2.0, ठीक है। तो इफ यू आर समवन जिसको लगता है कि मैम 11th में बिल्कुल ही मैंने टाइम पास किया, रील स्क्रॉल किए, तो बेटू टेंशन मत लेना, अभी भी हम CET का प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी भी हम अच्छे कॉलेज में सीट सिक्योर कर सकते हैं। कैसा होगा बाबू भैया? तो उसके लिए हम लेकर आए हैं LA 2.0 विच इज द ओजीएस्ट बैच फॉर योर MHT CET प्रिपरेशन, ठीक है। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम मस्त पूरा CET का प्रिपरेशन करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, और ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो छूट जाएगी। तो जैसे आयोनिक सॉलिड ब्रिटल है, हम भी बोलेंगे झुकेगा नहीं CET सेल को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस, बाय बाय।